करते हैं संविधान निर्माण। हम सबको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 ईस्वी में सूरत में अपना पहला कंपनी स्थापित की थी और धीरे धीरे अपने व्यापार को भारत में बढ़ाने के लिए बहुत ही प्रयास और मेहनत की। और इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा चार्टर का मतलब होता है इजाज़तनामा, ठीक है, इनको प्राप्त हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार प्राप्त हुआ कि वो भारत में जाए। 1600 ईस्वी में एकाधिकार प्राप्त हुआ कि वो भारत में जाकर और व्यापार कर सकती है, ठीक है। एकाधिकार का मतलब होता है कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार कर सकती है। उसके बाद से जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, व्यापार करने लगी, तो अपने व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए बहुत ही प्रयास की, मेहनत किया। और उस समय भारत में मुगल सम्राटों का राज्य चल रहा था, ठीक है। वो अपने कंपनी को धीरे धीरे व्यापार के माध्यम से बढ़ाती गई। और उन्होंने क्या किया कि औरंगजेब से, जो उस समय के मुगल सम्राट के जो लास्ट या अंतिम जो काबिल शासक थे औरंगजेब से इन्होंने अच्छा संबंध बनाया और औरंगजेब से एक फरमान जारी करवा लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करेगी तो इसका कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से इन्होंने जो मुगल सम्राट औरंगजेब थे, वह मुगल सम्राट के अंतिम योग्य शासक थे। उनके बाद से जो भी शासक आए अयोग्य थे। क्योंकि जो बाबर से लेकर औरंगजेब के बीच के जो शासक थे, वो अपने सीमा के विस्तार में अपने शासन को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए। लेकिन जो औरंगजेब के बाद शासक आए, वो एक भी योग्य नहीं थे, ठीक है। उन्हें ये मतलब नहीं था कि मेरे राज्य में, मेरे शासन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये अयोग्य थे। इसी का फायदा उठाते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो मुगल अफसर थे उनको रिश्वत देकर और 3 गांवों पर क्या कर लिया उन्होंने 3 गांवों पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, उसका राजस्व प्राप्त कर लिया। उनके अफसरों को क्या किया, रिश्वत देकर। तो उसमें से पहला गांव कौन था, कालीकता, जिसको बाद में कलकत्ता नाम दिया गया और अभी उसको कोलकाता कहा जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं। फिर जब औरंगजेब का, हमने बताया आपको कि उन्होंने औरंगजेब का फरमान जारी करा लिया था कि उन्हें भारत में व्यापार करने के लिए कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। जब उन्होंने 3 गांवों पर कब्जा किया तो उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। तो उन्हें लगा कि अगर हमने 3 गांव पे कब्जा किया, बोलने वाला कोई नहीं है, तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि उन्होंने सोचा कि पूरे बंगाल पे कब्जा करना सोचा। तो क्या हुआ कि जब कंपनी अपने कार्य को कर रही थी और अपने व्यापार को कर रही थी, तो उस कंपनी में कार्य करने वाले जो कर्मचारी थे, कंपनी के साथ साथ अपना पर्सनल भी व्यापार करते थे। तो कंपनी जब नवाबों को, बंगाल के नवाब को या सम्राट को कर नहीं देती थी, तो उन्हीं को देखकर जो छोटे व्यापारी थे वो भी कर देने से मना कर दिए, ठीक है। इस बात को देख बंगाल के नवाब को भाई गुस्सा आया, क्योंकि जो इनका राजस्व था, इनका खजाना था, वो खाली होने लगा, ठीक है। तो बंगाल के नवाब से और ईस्ट इंडिया कंपनी के नवाब से क्या होता था, मतभेद हो गया था। इन दोनों में ये दोनों विद्रोह हो गए थे, एक दूसरे के विद्रोह करने लगे थे। और धीरे धीरे अंग्रेज अपना किला बनवाने लगे, किलाबंदी करवाने लगे, ठीक है। उसके बाद से कुछ सैनिक रखने लगे किले के सुरक्षा के लिए, ठीक, गोदाम के सुरक्षा के लिए। और ऐसे धीरे धीरे करते करते अंग्रेज सोचे कि कुछ क्षेत्रफलों पर अपना कब्जा जमा लें ताकि उन्हें व्यापार करने में आसानी हो, ठीक है। और जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो जितने भी शासक आए वो सब अयोग्य थे, उन्हें किसी से कोई मतलब था ही नहीं। तो ऐसे क्या हुआ कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो छोटे छोटे प्रांतों में सभी लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर छोटे छोटे प्रांत के राजा बनने लगे। ऐसे में जो बंगाल के नवाब थे, ठीक है, तो इनके बीच और अंग्रेजों के बीच मतभेद हुआ और युद्ध हुआ, ठीक है। इस युद्ध को हम प्लासी का युद्ध कहा जाता है। और ये प्लासी का जो युद्ध था वो 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दीन दौला के बीच हुआ, ठीक है। इसमें सिराजुद्दीन दौला मारे गए, ठीक है। इनका हार इसलिए हुआ, सिराजुद्दीन दौला का हार इसलिए हुआ कि इनके एक सैनिक थे मीर,
ठीक है। मीर जफर नाम था उनका। इन्होंने इनका साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि अंग्रेज बोले थे उनसे कि अगर हम सिराजुद्दीन दौला को हरा देंगे तो मीर जफर से बोले थे कि तुमको यहाँ का नवाब बना दिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मीर जो जफर थे उन्होंने इनका साथ नहीं दिया, इसलिए इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से अंग्रेज ये सोचे कि जब इनको मीर जफर को हरा दिए तो उनका सोचना यह था कि किसी ऐसे व्यक्ति को नवाब बनाया जाए जो एक कठपुतली की तरह उसे अंग्रेज कंपनी नचा सके। ठीक है, वैसा ही किया उन्होंने, बनाया। बाद में क्या किया कि उसको भी हटा के और इसने बंगाल के राजस्वर को बंगाल को अपने अधीन कर लिया और यह कहते हुए किया कि यहाँ के जो नवाब है वो अयोग्य है और इसलिए कंपनी अब इस शासन को संभालेगी। अब देखिए, अब आगे हुआ कि 1765 में जो शाह आलम ने कंपनी को बंगाल की दीवानी नियुक्त कर दी। ठीक है, धीरे धीरे जब इन्होंने बंगाल को जीत लिया तो 1757 में प्लासी युद्ध के बाद इन्होंने बंगाल को जीत लिया। उसके बाद कुछ दिन शासन चलाने के बाद 1765 में कंपनी ने बंगाल का दीवानी क्या किया? दीवानी नियुक्त कर दिया। किसने किया था? तो शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक थे उन्होंने बंगाल का दीवानी नियुक्त कर दिया। दीवानी का मतलब यह होता है कि वहाँ का जितना भी कर टैक्स था वो सारा कंपनी को मिलेगा। ठीक है, और उन्होंने सोचा तब धीरे क्या होता है कि भोजपुरी में कहावत है कि लोग अंगुरी पकड़त पकड़त पहुँचा पकड़ लेला, लेकिन अंग्रेज ने क्या किया? अंगुरी पकड़त पकड़त गर्दन पकड़ लिए थे। ठीक है, तो उनको लगा कि पहले हमने 3 गाँव पे कब्जा किया। ठीक है, तो कोई रोकने वाला बोलने वाला नहीं था। हमने बंगाल पे कब्जा किया, कोई रोकने बोलने वाला नहीं है। तो उनको लगा कि हम धीरे करके पूरे भारत पे कब्जा कर लेंगे और ऐसा ही हुआ। उन्होंने क्या किया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी प्राप्त कर ली और बिहार और उड़ीसा का राजस्व इनको प्राप्त होने लगा। अब इनकी कंपनी बहुत तेज प्रगति में हो गई। क्यों हुई? क्योंकि जो इनकी कंपनी का मुनाफा था वो तो होता ही होता था, लेकिन जो ये राजस्व मिलता था इससे कंपनी का विस्तार होता था। ठीक है, और ये इधर से इनका कई फायदा था। इनको एक तो टैक्स देना नहीं पड़ता था, ऊपर से इनको 3 प्रांतों से राजस्व भी मिलता था और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो तो आता ही आता था। ठीक है, अब ये धीरे क्या करने लगे? अपने कंपनी को आगे बढ़ाते गए और पूरे भारत में ही धीरे अपने विस्तार को अपने कंपनी का विस्तार करते गए और धीरे ये अपने सीमा का विस्तार भी करते गए। अब आगे आइए जानते हैं, आगे जब इन्होंने ये राजस्व प्राप्त किया तो धीरे पूरे भारत पे इन्होंने शासन करना चाहा। हालांकि ये इन्होंने किया भी। और देखिए, जब ये एक नियम लगाए थे कि भारत के किसी भी शासक के अगर कोई पुत्र नहीं होता है तो वह जो राज्य सीमा है वह राज्य किसके अधीन आ जाएगा? कंपनी का अधीन आ जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, झांसी जो नरेश थे उनका कोई पुत्र नहीं था। एक पुत्र हुआ भी, हालांकि उसका मृत्यु हो गया और उसके बाद से किसी पुत्र को उन्होंने गोद लिया तो यह कंपनी इजाज़त नहीं दे रही थी और वह भी झांसी राज्य था वो किसके अधीन आ गया? कंपनी का अधीन आ गया। ये घोषणा करती है कंपनी वालों ने। ठीक है, ऐसे धीरे कई राज्य और प्रांत धीरे धीरे वो कंपनी का अधीन आ गया और कंपनी के शासन तले दब गया। आप देखिए, इन्होंने 1757 से 1857 तक मतलब बिना किसी से डरे इन्होंने शासन किया। ठीक है, 1757 की क्रांति का नाम आपने सुना होगा। 1857 की क्रांति, उसमें हुआ यह था कि जो ये इनके सिपाही जो थे, कंपनी के सिपाही जो थे, उस सिपाही में भारतीय व्यक्ति भी शामिल थे जिसमें ब्राह्मण परिवार के भी कुछ लोग आते थे। तो क्या हुआ कि जब ये सिपाही लोग थे तो जो बंदूक का यूज करते थे उसमें गोली भरा जाता था तो उस गोली के ऊपर एक कारतूत लगा होता था जिसे दांत से खींच के तब गोली को भरा जाता था। ठीक है, तो जो कारतूत था वो गाय और सूअर के चमड़े से बना हुआ था। तो ये ब्राह्मण धर्म के खिलाफ था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि ये बात पता चली ब्राह्मण जितने सिपाही थे उनको, तो उसमें उनके नेता मंगल पांडे थे। उन्होंने विद्रोह शुरू किया और ये मेरठ से विद्रोह शुरू हुआ।
और ये अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला विद्रोह था और सबसे बड़ा विद्रोह था। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये विद्रोह तो शुरू हुआ, लेकिन अंग्रेज़ अधिकारी और कंपनी के जो अधिकारी थे इसे मिलकर कुचल दिए। और क्या हुआ कि वही 1858 में जो सिपाही के विद्रोह के बाद भारत का जो शासन था वो ब्रिटिश ताज ने उसे ले लिया। कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और उसने ब्रिटिश ताज ने उस भारत के शासन को अपने हाथ में ले लिया। तब से उसने ब्रिटिश ताज ही भारत के शासन चलाने लगी। ठीक है, उसके बाद से जब धीरे धीरे चला तो लोगों को लगा कि भाई अब मेरा देश है तो दूसरे देश के लोग आके हम पे राज क्यों करेंगे। धीरे धीरे 1947 में बहुत ही प्रयासों के बाद अपना देश आज़ाद हुआ और उन्हें अपने भारत के संविधान की कमी महसूस हुई और 1947 में संविधान सभा का गठन भी हुआ और 1950 में 26 जनवरी 1950 में इसे लागू भी किया गया और धीरे धीरे हमारे संविधान का निर्माण हुआ और इन